सो आइए सबसे पहले हम एम्पायर का मैप देख लेते हैं किस तरह से। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं कि ये जो एम्पायर है जिसको हम बहमनी एम्पायर कहते हैं, बहमनी एम्पायर की अगर हम बात करें तो आपको ये विजयनगर जो एम्पायर है, इसके ऊपर जो एम्पायर दिख रहा है बहमनी एम्पायर, और उसके नीचे जो एम्पायर हुआ करता था उसे विजयनगर एम्पायर कहा जाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ काफी क्लैशेस चलते थे क्योंकि दोनों भी एक्सपांड करना चाहते थे। बहमनी अपना एक्सपांड करना चाहेगा साउथ साइड तो यहाँ पे विजयनगर आ जाएगा, और विजयनगर थोड़ा सा ऊपर यानी खुद के नॉर्थ साइड अगर जाना चाहते हैं तो बहमनी किंगडम पे उसे अटैक करना होगा। सो इन दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते थे। तो बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट किंगडम बन गए। और पिछले लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था वो था विजयनगर एम्पायर, तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो होगा बहमनी साम्राज्य या बहमनी एम्पायर। सबसे पहले बहमनी किंगडम जो है इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में हमें सबसे बड़े पॉलिटिकल हिस्ट्री देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि हसन गंगू बहमनी करके जो थे वो फाउंडर थे इस किंगडम के, और इन्हीं के नाम पे इन्हें बहमनी किंगडम ये नाम दिया गया था। बहमनी, हसन गंगू बहमनी वाज द फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम। उसके साथ साथ ये थे कौन, तो ये जो हसन गंगू बहमनी थे ही वाज अ टर्किश ऑफिसर इन देवगिरी, है ना। तो देवगिरी के टर्किश ऑफिसर हुआ करते थे। उसके साथ-साथ अगर हम 1347 एडी की बात करें तो तब ये किंगडम इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया गया था जिसे कहा जाता था बहमनी किंगडम। तो बहमनी किंगडम की शुरुआत उसे बनाया गया इन ईयर 1347 बाय हसन गंगू बहमनी। तो पहले ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, पहले ये देवगिरी के एक टर्किश ऑफिसर हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। बाद में इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अभी हम अगर देखते हैं इनके किंगडम के बारे में, तो इनके किंगडम की अगर हम बात करें तो अरेबियन सी से लेके तो बे ऑफ बंगाल तक का पूरा किंगडम आपको दिखता है। देख सकते हैं आप, इधर अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। इसका एक्सटेंशन काफी अच्छा दिख रहा है। उसके साथ साथ पूरा डेक्कन जो है अप टू रिवर कृष्ण, और उसका जो कैपिटल था वो था गुलबर्गा में। तो कृष्ण रिवर तक यहाँ पे हमें देखने मिलता है ये किंगडम, और उसके साथ साथ गुलबर्गा जो कि कर्नाटक में आता है वहां पे, और पूरा डेक्कन यहाँ पे कवर किया गया था बाय बहमनी किंगडम। काफी बड़ा हमें किंगडम देखने मिलता है जिसे कहा जाता है बहमनी किंगडम। अब आपके बहमनी साम्राज्य का या बहमनी किंगडम का आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चल चुकी है। सो अब हम कुछ रूलर्स को स्टडी करते हैं। तो आइए हम रूलर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इंपॉर्टेंट रूलर्स देखने, हम यहाँ पे पूरे रूलर्स नहीं, जितने इंपॉर्टेंट रूलर्स है एग्जाम के लिए वही स्टडी करेंगे जिनका कि कुछ रोल रहा है हिस्ट्री में। काफी सारे रूलर है जिनके बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन भी नहीं है और उनका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। हमें ऐसे रूलर्स पढ़ने होते हैं। एटलीस्ट ये बाकी किंगडम्स में भी, मुगल को छोड़ दिया या दिल्ली सल्तनत छोड़ दिया, तो बाकी जो किंगडम्स है उसमें हमें इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ने की जरूरत होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूलर जो हम पढ़ते हैं उनका नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है 1347 से 1358 तक सबसे एक्सेप्टेड इनका ये पीरियड माना जाता है, ये इनका रीन माना जाता है। और आपको पता है इनके बारे में कि इन्हें हसन गंगू भी कहा जाता था, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। हसन गंगू होने के साथ साथ ये फाउंडर भी थे बहमनी किंगडम के, और इनका जो कैपिटल था गुलबर्गा में था। गुलबर्गा ये कर्नाटक में आता है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में आप याद रखिएगा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बहमन किंगडम या बहमनी साम्राज्य। ओके, सो उसके बाद हम जो नेक्स्ट रूलर पढ़ते हैं वो है ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह की अगर हम बात करें तो 1397 से 1422 तक ये रूल करते हैं। इनके बारे में ऐसा मान्यता है, माना जाता है कि ये जो थे ताजुद्दीन फिरोज शाह, इन्होंने अपने आर्मी में काफी सारे हिंदूज जो है उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारे हिंदूज को इंक्लूड कर लिया था। इसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छे से चल सकता है क्योंकि हिंदू जो लोग थे वो पहले से इस रीजन में हुआ करते थे। अब इनको बहुत ज्यादा जानकारी थी एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना है, तो इसीलिए इन्होंने हिंदूज को काफी सारे इंडक्ट कर लिया था। ही इंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लार्ज स्केल। बहुत सारे हिंदूज लाए थे यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें डाल दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि आर्मी में भी इन्होंने डाला था। आर्मी में जो देवराय थे उन्होंने मुस्लिम्स को भी डाला था। अब आर्मी में डालने की ये होती है कि कुछ रिलीजन के अकॉर्डिंग उनकी आर्मी जो उसमें स्किल्स कुछ अलग होती है, तो वो स्किल्स आपके आर्मी को भी मिल जाएगी क्योंकि आगे के जो आपके अपोनेंट रहने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल वो अगर हिंदू रूलर है तो उनके आर्मी में जो लोग हैं उनकी स्किल्स आपके पास भी हो। यही देवराय सोचेंगे और वो भी यही सोचेंगे कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं तो उनके भी टेक स्किल्स हमारे पास हो। ये सब चीजें चलती थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन में डालने का तो एक अलग तरीका ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन वो अच्छे से चला पाएंगे जो लोग वहां से काफी टाइम से रह रहे। ये उन्होंने किया था ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। उसके साथ साथ ही पेड मच अटेंशन टू द पोर्ट्स सच एज चावल हो गया या फिर दाबोल हो गए। ये जो पोर्ट्स थे ना, इस पे काफी ध्यान दिया गया था क्योंकि इनको ये पता था कि अपना जो भी किंगडम है ये कहीं ना कहीं कोस्ट पे आ रहा है और कोस्ट के चलते हम यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ट्रेडिंग या फिर व्यापार जब बाहर के लोगों से किया
जाएगा तो इकोनॉमी काफ़ी एक कंट्रोल में रह सकती है और काफ़ी एक अच्छा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। तो ही स्टार्टेड पेइंग मच अटेंशन टू द पोर्ट सच एज़ चावल हो गया या फिर दाभोल हो गया, और ये चीज़ों के कारण जो पर्शियन गल्फ हो गए, पर्शिया हो गया या फिर जो रेड सी के वहाँ के जो भी व्यापारी या फिर जो भी ट्रेडर्स हैं, उनको काफ़ी अट्रैक्ट कर गए क्योंकि बहुत डेवलप लगते थे चावल और दाभोल, तो काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग भी करते थे। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था ताजुद्दीन फिरोज शाह के। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो हम देखते हैं वो है अहमद शाह वली। अहमद शाह वली जो थे ये 1422 से 1436 तक रूल करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो ये वली यहाँ पे टाइटल दिया गया है, ये वली क्यों लगा है? सो जो लोग रिलीजियसली बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं उन्हें वली कहा जाता है, तो रिलीजन को बहुत ज़्यादा जो मानते हैं। अब यहाँ पे अहमद शाह वली जो है ये रिलीजियसली काफ़ी इंक्लाइंड भी थे और सूफी सेंट्स को काफ़ी मानते थे। तो सूफी सेंट्स को काफ़ी यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर्स में सूफी सेंट्स कौन होते हैं वो देखे थे। तो ये सूफी सेंट्स के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, इंस्पायर्ड थे उनसे और उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। इन सब चीज़ों के चलते उन्हें टाइटल दिया गया था वली करके, है ना? तो वली ये टाइटल मिला अहमद शाह को, तो ये बन गया अहमद शाह वली। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा। अब तक हमने देखा कि गुलबर्गा में यहाँ पे हमें कैपिटल देखने मिल रहा था, जो भी यहाँ पे बहमनी किंगडम था उसका, तो उसे शिफ्ट कर दिया गया टू बिदार। अब बिदार में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। ये शिफ्टिंग क्यों होती है? जनरली ये शिफ्टिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि एक्सपांशन पॉलिसी होती है। अगर मेरा फॉर एग्जांपल कोई किंगडम है और ये किंगडम का जो कैपिटल है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, सो यहाँ से मैं एक्सपांशन करना का थोड़ा सा तकलीफ अगर जा रही है तो इसको ऊपर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। अब सब कुछ चीजें यहाँ आ जाएगी और यहाँ से मैं ऊपर एक्सपांड कर सकूंगा। फिर मुझे नीचे एक्सपांड करना है तो नीचे करूंगा शिफ्ट, फिर यहाँ से नीचे एक्सपांड करते जाऊंगा। इस तरह से एक्सपांशन पॉलिसी के चलते ज्यादातर ये जो कैपिटल इसे शिफ्ट किया जाता है, तो इन्होंने गुलबर्गा से बिदार तक इसे शिफ्ट कर लिया। एंड ख्वाजा बंदे नवाज जो है ना, ख्वाजा बंदे नवाज, ये याद रखिएगा। ख्वाजा बंदे नवाज ये मोस्ट वेल नोन सूफी थे इस टाइम पे डेक्कन के, है ना? तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया सूफी सेंट्स को काफ़ी ये पसंद करते थे और इनके वक्त जो वेल नोन सूफी सेंट हमें देखने मिलते हैं वो है डेक्कन के, जिनका नाम है ख्वाजा बंदे नवाज। और यहाँ पे ये भी हम देखते थे कि एक्सपांशन पॉलिसी तो एक चीज कही जाती है, बट अहमद शाह वली के वक्त ये चीज मानी गई थी, ख्वाजा बंदे नवाज जो है वो उधर साइड के थे, बिदार साइड के, तो इन्हीं के चलते उन्होंने ये शिफ्ट किया था, ये यहाँ पे कहा गया है ना? जनरली क्या होता है कि एक्सपांशन पॉलिसी के लिए शिफ्ट किया जाता है, बट इनके केस में ऐसा माना जाता है। एक्सपांशन पॉलिसी तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में होगी, बट उसके अलावा जो एक चीज उनको पता चलती थी वो थी कि एक सूफी सेंट जो थे वो थे ख्वाजा बंदे नवाज, तो उनके पास कैपिटल को शिफ्ट करना चाहते थे, इसीलिए ही शिफ्टेड इज कैपिटल टू बिदार। ये एक रीजन माना जाता है। तो ये है अहमद शाह वली, जो कि एक और हमें रूलर माने जाते देखने मिलते हैं बहमनी एम्पायर के। नेक्स्ट जो हमें रूलर मिलते हैं वो है मोहम्मद शाह थर्ड। मोहम्मद शाह थर्ड जो है वो 1463 में आते हैं और 1482 तक वहां पे रहते हैं। अब यहाँ कैसा होता है कि 1463 एडी में जो अहमद शाह थर्ड थे, ही बिकेम द सुल्तान ऑफ एट द एज ऑफ 9, है ना? काफी छोटे थे और इन्हें सुल्तान बना दिया गया। अब सुल्तान जब बना दिया गया तो सुल्तान जब कोई बहुत माइनर जो है उसे जब सुल्तान बनाया जाता है तो क्या होता है कि एक कोई रीजेंट रखना पड़ता है जो कि आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू वो की पूरा किंगडम संभालेगा, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होगा और आपके पहले से एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी में कहीं ना कहीं था। तो मोहम्मद गवाह करके जो व्यक्ति है, सो महमूद गवाह ये या मोहम्मद गवाह जो है ये रीजेंट बन जाते हैं इस इन्फेंट रूलर के, जो कि मोहम्मद शाह थर्ड थे। और महमूद गवाह के वक्त अगर देखेंगे तो एबल लीडरशिप जो है बहमनी किंगडम में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है ना? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि महमूद गवाह के अंडर ही उनकी जो लीडरशिप थी वो इतनी परफेक्ट थी कि इस वक्त जो बहमनी एम्पायर था, बहमनी किंगडम था, वो काफ़ी डेवलप कर गया और रूलर जो है वो काफ़ी पावरफुल दिखता था। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो महमूद गवाह ने काफ़ी सारे एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी चलाई जिसमें उन्होंने काफ़ी जगह अटैक भी किया। तो महमूद गवाह जो है ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड उन्होंने रूल किया और एंड ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ कोकन के रूलर हो गए, उड़ीसा के रूलर हो गए, संगमेश्वर के रूलर हो गए या फिर विजयनगर के रूलर हो गए। इन सबको महमूद गवाह ने एक तरह से डिफीट कर दिया था। ये बहुत ही अलग सी चीज थी। काफी एक्सपांशन यहाँ पे मिल रहा था, काफी ऊपर तक और नीचे भी काफी एक्सपांशन यहाँ देखने मिला था बहमनी किंगडम का, जब महमूद गवाह यहाँ पे रिजेंट करके काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आगे हम अकबर को पढ़ेंगे तो अकबर के भी यहाँ पे रिजेंट रखे गए थे, क्योंकि वो भी जब रूलर बने तो वो भी काफी यंग थे। तो बहरम शाह उनके रूलर बने थे, बहरम खान। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले। तो अभी यहाँ पे आप याद रखिएगा महमूद गवाह ने काफी सारे एक्सपांशन किए थे। सो इतने रूलर्स आपको याद रखना जरूरी है बहमनी एम्पायर से, इससे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। अब हम देखते हैं डिक्लाइन कैसे हुआ। द डिक्लाइन जब हम देखते हैं तो डिक्लाइन की एक अलग सी ही कहानी है। डिक्लाइन में अगर हम बोलते हैं तो कांस्टेंट वॉर चलता था बहमनी
और विजयनगर रूलर्स में। यहाँ पे अगर हम देखते थे दोनों ऊपर नीचे और दोनों में काफ़ी वॉर यहाँ पे लड़े जाते थे, तो उसके कारण वीक बहुत सारे होते थे। तो जो रूलर है वो भी उतना पावरफुल होना चाहिए कि वो इतने सारे वॉर जो है वो देखते हुए अपना राज्य भी चलाए, इकोनॉमिकली भी उसके तरफ ध्यान दे पाए। बाद में जो आते हैं रूलर्स मोहम्मद शाह थर्ड के बाद, वो काफ़ी इनएफिशिएंट और वीक सक्सेसर मिले, जो कि अच्छे से संभाल नहीं पा रहे थे। और हम देखते हैं कि एक राइवलरी देखने मिलती है बिटवीन बहमनी रूलर्स एंड फॉरेन नोबल्स। जो फॉरेन नोबल्स थे उनके साथ भी काफ़ी विरोध, उनका भी काफ़ी विरोध था मोहम्मद शाह थर्ड को, यानी मोहम्मद शाह थर्ड के बाद के रूलर्स हैं उनको काफ़ी वीक थे, और वो भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेरेंस अपना दिखा रहे थे फॉरेन नोबल्स। तो इन सब चीज़ें के चलते इसे संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था, और मुश्किल जब हुआ तो इसे संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक छोटी-सी कहानी है जो आपको बता देता हूँ। ठीक है, कहानी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मोहम्मद शाह थर्ड जो थे, इनके जो रीजेंट हुआ करते थे, जिनका नाम महमूद गवा था। ओके, सो महमूद गवा जो थे, इनके बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, तो महमूद गवा ये हुआ करते थे रीजेंट ऑफ सुल्तान, दैट इज मोहम्मद शाह थ्री। मोहम्मद शाह थ्री जो थे, इनके वक्त क्या हुआ, तो दो नोबेल्स में काफ़ी यहाँ पे ग्रुप बढ़ गए थे। एक नोबेल हुआ करते थे जो कि लोकल ओरिजिन के थे, जो कि लोकल थे, जिन्हें यहाँ पे कहा जाता था डेक्कनीज, दक्कनी या फिर डेक्कनीज। और दूसरे जो हुआ करते थे वो थे अफकीज, और ये जो अफकी थे ये फॉरेन ओरिजिन के थे। ओके, सो ये महमूद गवा की अगर हम बात करें तो ये अफकी थे, ये अफकी हुआ करते थे, फॉरेन ओरिजिन के थे। ये एक तरह से देखा गया तो पर्शियन हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोकल जो भी नोबल्स थे उन्होंने इनके खिलाफ काफ़ी, ये जो सुल्तान थे उन्हें भड़काना शुरू कर दिया कि ये इस तरह के है, वैसे है, और इन्हें सच में बीच बीच में ऐसा विश्वास होने लगा कि ये ऐसे है। तो ये काफ़ी एक बार ड्रंकन स्टेट में थे, ये काफ़ी पी के थे, नशे में थे, और इन्होंने एक हैस्टी डिसीजन दे दिया था कि महमूद गवा जो है इन्हें मार दिया जाए, इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और महमूद गवा को यहाँ मार दिया गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्योंकि महमूद गवा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे हम देखते हैं कि लीडर या फिर रीजेंट करके काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सब चला। फिर बाद में जब इनकी डेथ हो गई तो इन्हें काफ़ी रिग्रेट किया, महमूद जो सुल्तान थे उन्होंने रिग्रेट करने के बाद उन्हें पता चला कि सच्चाई क्या है क्या नहीं, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि ऑलरेडी ये इन्हें एग्जीक्यूट कर चुके थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये काफ़ी वीक होने लगे, जो रूलर थे ना वो काफ़ी वीक होने लगे, मोहम्मद शाह काफ़ी वीक होने लगे, सुल्तान की पावर बहुत वीक होने लगी। महमूद गवा जब उनकी डेथ हो गई, उनको तो इन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ फिर उन्हें दफनाया भी था। जितने भी रिचुअल्स है डेथ के बाद के वो पूरे अच्छे से किए थे, एक रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि इन्हें पता था कि ये सब मैंने गलत किया है। और गलत करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो ऐसा, अभी ये तो कहानी है, अभी हमें तो नहीं पता, बट जितना भी कुछ हॉन्टेड, महमूद गवा हॉन्टेड सुल्तान है ना, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे उन्हें ऐसा लगता था कि महमूद गवा की आत्मा है, या फिर ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे महमूद शाह। तो इवन ये भी पता चलता है कि मोहम्मद शाह जो थे ये चिल्ला भी रहते जब वो आखिरी टाइम पे अपने डेथ बेड पे थे। तो ये सब उनके कारण बने, और ये एट द एज ऑफ 29 इनकी डेथ हो गई थी ये सुल्तान की, है ना। तो ये सब चीज़ों के चलते ऐसा माना गया है कि महमूद हॉन्टेड द सुल्तान ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, as he used to scream on his deathbed, but that Muhammad was slaying him। और ये कारण बनते हैं इनके डेथ के, ये भी माना जाता है। सो इस तरह से ये चले गए। फिर जो रूलर्स है वो वीक रूलर्स है, और फिर आपको बताया आगे क्या हो गया। सो आगे हुआ कि ब्रेकअप हो गया ऑफ एम्पायर, एम्पायर अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगा। अब कोई कोई कहीं कहीं से आके अटैक कर जाता था, और अटैक करने के बाद ये उस पर रूल कर लेता था। सो धीरे धीरे जो एम्पायर था उसके काफी सारे पीसेस में बंटने लगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो किंगडम में अगर हम देखते हैं, सो सबसे पहले इसके जो पीसेस बने वो 4 इसमें बनते, 5 इसमें बनते, जैसे कि बेरार हो गया, बेरार भी इनके पास आता था, बीजापुर आता था, अहमदनगर आता था, गोलकोंडा आता था, बिदार आता था। ये सब पे जैसे कि 1484 ये ईयर था जब फतेह उल्लाह इमाद शाह जो थे इन्होंने अटैक कर दिया बेरार पे, और ये बेरार को जीत गए। और बेरार पे एक नई डायनेस्टी आ गई जिसका नाम था इमाद डायनेस्टी। बहमनी किंगडम यहाँ से चले गया, और बाद में धीरे धीरे मुगल के वक्त इसे 1574 में अहमदनगर ने एनेक्स कर लिया। फिर ये अहमदनगर के पास जाएगा, फिर अहमदनगर को शाहजहां एनेक्स करेंगे, और फिर ये मुगल के पास चले जाएगा। सो ऐसी कुछ स्टोरीज यहाँ चलती थी। तो बीजापुर जो है इसको 1489 में यूसुफ आदिल शाह जो था उन्होंने अटैक कर लिया और इसे जीत लिया। ये जीतने के बाद आदिल शाही यहाँ पे शुरू हो गई। आदिल शाही आने के बाद धीरे धीरे 1686 में
आदिल शाही जो थे इसे कैप्चर कर लेते औरंगजेब और ये चले जाता है मुगल के पास। अहमदनगर जो था ये 1490 में मलिक अहमद जो है वो अटैक कर लेते हैं इस पे और ये जीत जाते हैं, ये फाउंडर बन जाते हैं निजाम शाही की। निजाम शाही को बाद में 1633 को अहमदनगर को ये अपने अंडर ले लेते शाहजहां और ये चले जाता है मुगल के पास। गोलकोंडा जो है उसमें 1518 में कुली कुतुब शाह जो है वो इसके फाउंडर बन जाते हैं, गोलकोंडा डायनेस्टी, गोलकोंडा किंगडम के, और कुतुब शाही यहाँ पे शुरू हो जाती है, इसे कुतुब शाही कहते हैं। उसके बाद उस पर अटैक करते हैं 1687 में मुगल, जिनका नाम था औरंगजेब, और ये मुगल के अंडर चली जाती है। बिदार जो था इस पे अटैक किया गया 1526 में बाय अमीर अली बारिद ने, और यहाँ पे बारिद शाही शुरू हो गई। बारिद शाही शुरू होने के बाद बीजापुर ने इसे 1610 में अटैक करके जीत लिया। फिर ये बीजापुर के पास चले गया और फिर जो बीजापुर का था वो फिर 1686 में औरंगजेब के पास चले गया, यानी बिदार भी बीजापुर भी एक बन गया था और ये चले गया औरंगजेब के पास। इस तरह से पूरे के पूरे एनेक्सेशन जो है वो कहीं ना कहीं मुगल ने अपने अंडर ले लिया। और जब मुगल किंगडम आया तो मुगल किंगडम में ये पूरा का पूरा एम्पायर समा गया, बट धीरे धीरे ये समाया ना, तो 1484, 1489, 1490, 1518, 1526, सो ये जितने भी लोग दिख रहे हैं मुगल नहीं है, याद रखेगा, इनकी अपनी डायनेस्टी है, जैसे कोई इमाद शाही है, कोई आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही है, बारिद शाही है, तो ये कोई भी मुगल नहीं है। मुगल है यहाँ पे लिखे हुए, इसमें भी अहमदनगर मुगल नहीं है, बट ये जो बेरार था अहमदनगर में गया, फिर अहमदनगर को जीत लिया शाहजहां ने। फिर ये बिदार जो ये बीजापुर में गया और बीजापुर को जीत लिया फिर से औरंगजेब ने। इस तरह से ये चलता है। तो अहमदनगर और बीजापुर को छोड़ के बाकी पूरे मुगल्स ने अपने अंडर कर लिए, बट ये भी चीजें मुगल्स के अंडर ही आखिरकार चली गई। फाइनली सब चीजें मुगल के पास चली गई और देखते देखते ये जो बहामनी किंगडम था ये डिसइंटीग्रेट हो गया 5 किंगडम में, और ये 5 किंगडम भी बाद में हिस्सा बन गए मुगल एम्पायर का। इस तरह से इनकी एक कहानी चली। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक तो आप करेंगे ही, उसके साथ साथ आप शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और भी ज़्यादा कोर्सेज मैं आपके सामने लेके आऊँगा। सब्सक्राइब करते चलिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर